हेलो रैंकर्स, वेलकम टू रिसाइकल रैंकर्स। माई सेल्फ अभय सिंह। हमने प्रीवियस लेक्चर 14 में आपके साथ डिस्कस किया था प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे रीजन, जो आपका एरिया ऑफ रीजन है। जैसे आपका प्रीवियस सेशन में था कि जेड हमारा जो था एक कॉम्प्लेक्स नंबर था और उसमें जो प्रिंसिपल वैल्यू थी उस कॉम्प्लेक्स नंबर की थीटा, वो -π से पाई बिलोंग करती थी। तो उसमें एक आपका एरिया आता -π से पाई के बीच में, तो उसे हम आज के सेशन में कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में। तो देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड था, हम उसको पोलर फॉर्म में लिख रहे थे, तो वो था मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसे हम पहले प्रीवियस लेक्चर को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, उसके बाद में आपके साथ हम डिस्कस करेंगे एरिया ऑफ रीजन। एरिया ऑफ रीजन के लिए आपका जो मॉडुलस था, मॉडुलस ऑफ जेड, किसी भी नंबर्स का अगर आप मॉड निकालेंगे तो वो आपका हमेशा पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आएगा तो वो नंबर आपका ग्रेटर देन 0 होगा। अब ग्रेटर देन 0 होगा, और जो आपका थीटा है, यहाँ पर जो थीटा है वो है हमारा प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारा है प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। वो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है तो जो थीटा आएगा वो आपका होगा प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ जेड। और जो थीटा है ये बिलोंग करता है -π से पाई के बीच में। ये आपकी दो कंडीशंस थी कि जब भी हम अगर पोलर फॉर्म लिखेंगे तो उसका मॉडुलस पहले तो पॉजिटिव होना चाहिए और जो थीटा होगा वो -π से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। तो आइए यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, उसका हमें लोकस फाइंड करना है। उसकी एरिया दिया हुआ है कि किस एरिया का लोकस फाइंड करना है। अंडरस्टैंड आप लोग समझ गए होंगे कि हमें किसका एरिया निकालना है। करना है लोकस, जो आपका जेड दिया है वो आप सेटिस्फाई कर रहा है मॉडुलस ऑफ जेड कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और इसके साथ में हमारी सेकंड कंडीशन दी हुई है कि आर्गुमेंट्स ऑफ जो जेड है वो π/3 है। मतलब कि एक कंडीशन हमको दे दिया है और एक इक्वेशन दे दिया है, इसका हमें लोकस फाइंड करना है। लोकस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले करेंगे कि हमें जो गिवन वैल्यू है, हमें गिवन है यहां पर से आर्गुमेंट्स ऑफ जेड। आर्गुमेंट्स ऑफ जेड जो है हमारा π/3 है। आर्गुमेंट्स ऑफ जेड π/3। π/3 आपकी क्या होती थी, वो आपका होता था थीटा। जो थीटा की वैल्यू हम निकालते थे, मतलब थीटा इक्वल टू दिया हमारा π/3, और थीटा हमारा होता था tan इनवर्स y/x। tan इनवर्स y/x या फिर tan थीटा बराबर y/x। इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर y/x। आप देख रहे हैं यहां पर कि tan थीटा हमारा दिया है π/3, मतलब थीटा की जो वैल्यू है π/3 है। इसलिए नेक्स्ट स्टेप में करेंगे tan π/3 इक्वल टू y/x। tan π/3 की वैल्यू होती है √3, मतलब कि जो tan 60 होता है उसकी वैल्यू होती है √3। अब √3 इसकी जब वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा y/x। अब हम सिंपल यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो वो हो जाएगा y इक्वल टू √3x। आई होप कि आपको एक रिलेशन मिल गया है y और x के साथ। क्या यही आपका लोकस होता है? जब हम x और y के साथ में एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, वही हमारा यहाँ पर लोकस होता है। अब देखिए y इक्वल टू √3x, अगर आप रिकॉल करें तो y इक्वल टू, जब लाइन की एक
इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, लाइन की जो इंटरसेप्शन इक्वेशन होती है वो होती एम एक्स प्लस सी, और m यहां पर होता है हमारा m इक्वल टू tan थीटा। m जो होती है tan थीटा होती है, वो ग्रेडियंट होती है। तो यहां पर से अगर हम कंपेयर करें इसके साथ में, इस इक्वेशन के साथ में, तो tan 3 जो है हमारा, या tan थीटा जो है वो √3 है, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट एट एक्स एक्सिस है वो हमारा यहाँ 0 है। मतलब वो जो आपकी लाइन है वो ओरिजिन के साथ में, ओरिजिन से जा रही है। तो अगर हम उसे ड्रा करें एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन अगर हम लें और इस लाइन को हम ड्रा करें जिसमें इंटरसेक्शन पॉइंट, आपका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है प्लस सी जहाँ यहाँ पर है वो यहाँ 0 है, मतलब वो लाइन आपकी ओरिजिन से जा रही है। ओरिजिन से जाने वाली अगर लाइन को हम यहाँ पर दिखाएं तो वो लाइन आपकी ये होगी। ये अगर ओरिजिन है तो ये लाइन हमारी यहाँ पर से जाएगी, और हमारा थीटा यहाँ पर दिया हुआ था आर्गुमेंट ऑफ जेड π/3। तो हमारा जो एंगल दिया है उस क्वाड्रेंट में π/3, मतलब ये जो एंगल है ये दिया है π/3, π/3 है ये एंगल हमारा, और ये हमारी लाइन है y इक्वल टू √3x। तो ये हमारा लोकस होगा इस दी हुए आर्गुमेंट्स के हिसाब अनुसार, हमारा जो लोकस होगा वो होगा π/3। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट है कि यहाँ पर भी एक लाइन आ रही है आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में जो लाइन आ रही है उसका अगर हम थीटा निकालेंगे तो थर्ड में आपकी थीटा की वैल्यू जो होती है प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स के हिसाब से माइनस थीटा होती है। अब देखिए इसका अगर हम माइनस थीटा की वैल्यू अगर यहाँ रखेंगे -π माइनस π/3, तो ये आपका आ जाएगा -2π/3, -2π/3। तो यहाँ पर से जो थीटा की वैल्यू आ जाएगी -2π/3, जबकि हमें लेना है थीटा सिर्फ π/3 का। π/3 का जो थीटा लेना है, इसका मतलब जो आपकी थर्ड क्वाड्रेंट में जो लाइन है वो आपकी लोकस नहीं होगी, क्योंकि हमें कंडीशन दे के रखा है कि आर्गुमेंट जो होगा आपका वो होगा π/3। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है हमारा, उसका जो लाइन सेगमेंट है हमारा, ये यहाँ से ओरिजिन से लेकर के जो यहाँ तक की ये जो लाइन होगी आपकी, ये होगी आपकी लोकस ऑफ जेड। इसे हम, मतलब इस लाइन में हमारा जो जेड बिलोंग करेगा उसका पाथ होगा, ये लाइन होगी। यहाँ इस लाइन में कहीं पर भी ओरिजिन से लेकर के अगर इस लाइन को और बढ़ाया जाए तो इस साइड में फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका लोकस आएगा, जबकि आपका थर्ड क्वाड्रेंट सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है जो दी हुई कंडीशंस हैं। इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे रफ भी कर दें, इसे रफ कर दें या फिर डॉटेड कर दें, तो ये लाइन जो है हमारी, ये लाइन दी हुए जो हमारा कंडीशंस हैं उसे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल इसी से लेता हूँ। हमारे रीजन्स दिए हुए हैं या दो कंडीशन दी हुई है, उससे रिलेटेड एक एग्जांपल है, उसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें हमें फाइंड करना है कि रीजन फाउंड बाय ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर जो है सेटिस्फाइड कर रहे हैं इस दी हुई इक्वेशन को, जो है π/3 से जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ जेड हैं वो π/2 तक है, और जो सेकंड कंडीशन है वो कह रहा है कि जो मॉड जेड है वो 2 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा, और इन दोनों का हमें इंटरसेक्शन जो होगा, मतलब कि जो दोनों में कॉमन एरिया होगा वो कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका हमें फाइंड करना है एरिया। या फिर कह दिया जाए कि हमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर के लोकस चाहिए, उसका लोकस क्या होगा जो कि इस दी हुई इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो आई होप कि फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन को समझ चुके हैं। अब इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसने कहा है कि π/3 से π/2 जो आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ जेड है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो कंडीशन फर्स्ट देखते हैं हम। अगर कंडीशन फर्स्ट लें
कंडीशन फर्स्ट, तो इसे हम ड्रा करें, इसे हम ड्रा कर रहे हैं आर्गन प्लेन में। ये हमारा आर्गन प्लेन एक XY प्लेन है, XY प्लेन है। अब देखिए इसने कहा है कि π/3 से π/2, मतलब ये आपका ये लाइन जो होती है ये π/2, ये पूरा जो एंगल होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ये है यहाँ पर π/2, और इसी में π/3 से π/2 का जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स है वो हमें लेना है। अगर हम ये लाइन ड्रा करें और ये एंगल हमारा, ये जो आपका एंगल है ये हमारा π/3 है, π/3 है, और जो दूसरा एंगल है ये आप देख रहे हैं इस एंगल को, ये जो आपका एंगल है ये आपका है π/2। अगर इस एंगल को मैं यहाँ दिखा दूं π/2, ये वाला जो एंगल है ये एंगल π/2 है, बट हमें चाहिए कौन सा कि π/3 से बड़ा हो और π/2 से कम हो, मतलब जो कॉमन एरिया आपका आएगा π/3 से जो ज़्यादा है, मतलब π/3 के ऊपर का और π/2 से कम, मतलब ये जो आपका एरिया आएगा ये जो एरिया होगा ये होगा आपका प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ जेड, जो π/3 से π/2 तक लाई करेगा। ऐसे ही जो हमारी कंडीशन सेकंड दी हुई है, कंडीशन सेकंड है, कंडीशन सेकंड कंडीशन में कह रहा है कि मॉड जेड है, मॉड जेड जो आपका लाई कर रहा है 2 से 6 के बीच में, 2 to 6 लाई कर रहा है। अगर उस जेड को हम पहले लेट कर लें कि जेड हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, वो हमारा x + iy टाइप में दिया हुआ है, तो इसका मॉडुलस जब निकालेंगे मॉड जेड जो होगा हमारा आएगा x² + y²। मॉड जेड आपको आ जाएगा x² + y²। ये आपका लाई कर रहा है 2 से 6 तक, मतलब जो कंडीशन गिवन कंडीशन है यहाँ कि x² + y² लाई कर रहा है 2 to 6। x² + y² = a² अगर होता है या ऐसा कोई इक्वेशन होता है तो वो हमारा एक सर्किल का इक्वेशन होता है जो कि ओरिजिन से जाता है। आइए इसे हम ड्रा करते हैं। XY प्लेन में एक कंसेंट्रिक सर्किल दिया हुआ है जिसकी रेडियस आपकी 2 से पहले 2 है, उसके बाद में 6 है। अब देखिए सबसे पहले 2 रेडियस का एक सर्किल हम ड्रा करेंगे जिसकी रेडियस 2 होगी, उसे हम ओरिजिन से लेते हैं। ये ओरिजिन है हमारा, ओरिजिन से अगर ये रेडियस हम 2 लें कि ये जो दी हुई रेडियस है हमारी ये 2 है, ये रेडियस 2 है इस सर्किल की, और जो कंसेंट्रिक सर्किल जो दूसरा है इसी सेंटर से, मतलब कि ओरिजिन से ही 6 डिस्टेंस पे एक सर्किल फाइंड करता है, एक सर्किल क्रिएट करता है और कह रहा है कि जो 2 से बड़ा है और 6 से छोटा है, मतलब ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। जब ग्रेटर देन 2 की हम बात करेंगे तो इस रेडियस से ग्रेटर देन आर इक्वल नहीं कर रहा, ग्रेटर देन आर इक्वल, तो इस रेडियस से इसकी जो सरकमफ्रेंस होगी इस सरकमफ्रेंस से ले करके, और जो 6 की है मतलब जो लेस देन 6 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू है, तो वो आपकी ये एरिया हो जाएगी। मतलब सरकमफ्रेंस ऑफ 6 जो आपकी रेडियस है, ये अगर रेडियस 6 है और ये रेडियस हमारी 2 है, तो जो दोनों का कॉमन एरिया है वो ये आपका जो एरिया दिया हुआ है ये आपका कॉमन एरिया है। यहाँ पर जो एरिया हमने ड्रा किया है, हाईलाइट किया है, ये एरिया है कॉमन एरिया, ये बोथ में कॉमन एरिया है। इस तरह से हमने यहाँ पर भी निकाला है, जो कॉमन एरिया हमारा था ये हमारा कॉमन एरिया था, और यहाँ पर आपका कॉमन एरिया ये है। हमें फाइंड करना है इन बोथ में से जो बोथ इक्वेशन हमारी जो बोथ कंडीशंस दी थी उनका इंटरसेक्शन,
मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है और ये अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आप देख रहे हैं कि ये चीज इतनी हमारी कॉमन आ रही है, ये कॉमन आ रही है बोथ में। अगर देखा जाए, इनका इंटरसेक्शन निकाला जाए, तो ये जो एरिया है हाईलाइटेड एरिया, इसमें से सिर्फ इतना ही आपका कॉमन आ रहा है ये एरिया। मतलब एक सिंपल सा, एक छोटा सा आर्क आ रहा है, या फिर इसे हम कह दें कि ये कॉमन एरिया है, एक सेक्टर आ रहा है। ये जो एक बाइसेक्टर आ रहा है थोड़ा सा, इसे हम निकालेंगे नेक्स्ट उसमें। तो यहाँ पर दी हुई कंडीशंस के अनुसार हम सॉल्व करेंगे। अगर एक फिगर थर्ड ड्रा कर लें, सिंपल सा एक फिगर थर्ड अगर ड्रा कर लें, उसमें दिखा दें कि ये π/3 है। ये जो लाइन है हमारी π/3 की लाइन है, ये लाइन π/3 है। और हमारा जो सर्किल है, अगर इससे हम सर्किल ले लें आपका, तो ये आपका कॉमन एरिया 2, अगर ये 2 रेडियस है और ये 6 रेडियस है, तो बोथ में जो हमारा इंटरसेक्शन आएगा दोनों का, ये जो एरिया होगा, यही तो सिर्फ आपका कॉमन एरिया होगा। अगर ये y है और ये x है, हमारा कॉमन एरिया ये होगा 2 और ये हमारी 6 है टोटल। इस सेक्टर में अगर हम मतलब सर्किल का जो एरिया है उसमें से ये एरिया सब्ट्रैक्ट कर दें, बड़े वाले में से छोटे वाले सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हम कॉमन एरिया यहाँ पर से फाइंड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर रहे हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर होता है 1/2 r² थीटा, 1/2 r² इंटू थीटा। r² यहाँ पर आपकी रेडियस है, r जो है वो रेडियस है। तो अगर हम बड़े वाले सर्किल में जो ग्रेटर देन 6 है, यानी 2 ग्रेटर देन 2 है एंड लेस देन 6 है, तो 6 में से अगर हम 2 का आर्क सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा जो सेक्टर है वो कॉमन एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट में हम करेंगे कि कॉमन एरिया फ्रेंड्स, कॉमन एरिया होगा 1/2। आप रेडियस की वैल्यू सब यहाँ पुट कर दीजिए और थीटा की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, जबकि आपकी थीटा की जो वैल्यू होगी वो कॉमन होगी, क्योंकि हम π/3 ही ले रहे हैं और रेडियस आपकी डिफरेंट होगी। रेडियस जो है हमारी यहाँ पर 6 है, 6 का स्क्वायर इंटू थीटा। अब थीटा की बात कर रहे हैं, ये अगर हमारा π/3 है और ये पूरा जो होल हमारा जो था, ये आपका होल ये π/2 था। यहाँ पर से थीटा फाइंड करेंगे तो थीटा इक्वल टू आएगा पूरे 90 में से हम π/3 अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, π/2 में π/3 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो आपका रिमेनिंग एंगल है, ये जो रिमेनिंग एंगल है, ये एंगल आपका थीटा हो जाएगा। मतलब जो थीटा डैश आएगा वो हमारा एक इसका रेडियस हो जाएगा कि कॉमन जो आपका सेक्टर सब आ रहा है उसका एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर से नीचे लेंगे आप 6 आएगा और यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3π - 2π, तो π/6 आ जाएगा। जो थीटा डैश आ गया हमारा π/6 आएगा। यहाँ पर अब दोनों की जो कॉमन थीटा मिल गया, एंगल मिल गया है, वो π/6 है। पुट कर लीजिए थीटा की वैल्यू π/6। अब कॉमन एरिया हम निकाल रहे हैं, तो बड़े वाले सेक्टर में हम छोटे वाले सेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, माइनस जो छोटा वाला है 1/2 इंटू r² में जो रेडियस है हमारी वो 2 है। छोटे वाले सर्किल की जो कंसेंट्रिक सर्किल है उसकी रेडियस में हम 2 की वैल्यू रख देते हैं, मतलब रेडियस की वैल्यू रख देते हैं। एंड जो थीटा है हमारा कॉमन थीटा या थीटा डैश है π/6 हमने फाइंड किया है। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद में जो हमारा आंसर आएगा वही
कॉमन एरिया होगा हमारा। तो इसे सॉल्व करते हैं। 1/2 अगर इसे हम स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा तो हो जाएगा 18 इंटू π/6 माइनस इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2π/6। फ्रेंड्स यहाँ पर 18π आपका डिनोमिनेटर 18π माइनस 2π है, इसे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ये हो जाएगा 16π/6। 16π/6 तो आपका जो आंसर आ जाएगा, फाइनली जो आंसर आएगा इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8π। इसे कैंसिल कर लीजिए। 16 इंटू अगर π/6 है, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे या कैंसिल करेंगे, डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8π/3। 2 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये आ गया π/3, 8π/3। तो कॉमन एरिया जो हो गया, कॉमन एरिया आ गया हमारा 8π/3। फ्रेंड्स आई होप कि इस क्वेश्चन को हमने तीन फिगर के जो माध्यम से हमने इसे देखा है कि सबसे पहले हमारा दिया हुआ था प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ जेड। प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ जेड दिया था जो कि हमारा π/3 से π/2 तक लाई कर रहा था। तो हमने सबसे पहले उसे ड्रा किया है। उसको ड्रा करने के बाद में जो सेकंड कंडीशन थी हमारी कि मॉड जेड था, मॉड जेड जो है हमारा 2 to 6 लाई कर रहा था। तो इसे ड्रा करने के लिए हमने यहाँ पर एक कंसेंट्रिक सर्किल फाइंड किया है। कंसेंट्रिक सर्किल को फाइंड करने के बाद अब देखिए इनका हमें बोथ का जो हमारा फिगर फर्स्ट है एंड फिगर सेकंड है, इनकी दोनों की हेल्प लेकर के हमने फिगर थर्ड को फाइंड किया है। फिगर जो थर्ड आया है वो दिया है कि इन दोनों जो कंडीशंस है हमारी, इसका इंटरसेक्शन जो है ये फिगर थर्ड है। अब ये जो हमारा कॉमन एरिया हम निकालने के लिए सबसे पहले थीटा निकाल लिए हैं, क्योंकि जो थीटा हमारा 90π/2 से π/3 सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं तो हमारा जो कॉमन थीटा था वो निकल आया। और इस तरह से हम एरिया ऑफ सेक्टर जो हमारा कॉमन आया था उसमें से हमने जो सर्किल आपका 6 था जिसकी रेडियस और जिसकी सर्किल की रेडियस थी 2, उसे सब्ट्रैक्ट कर दिया है और हमने यहाँ पर उसकी कॉमन एरिया फाइंड कर लिया है। आई होप कि ये आपको एकदम से क्लियर होगा। इसी से रिलेटेड एक छोटा सा इसे हम अगर इम्प्लाइड करें कि इसकी वैल्यू या फिर इसके फार्मूला अगर लिख दें तो उसे हम थोड़ा सा फार्मूले के बेस्ड में लिख देते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कि एक सेक्टर आ जाता है। अगर हमारा एक सेक्टर आ जाता है, कुछ आर्क उसका ये है, आर्क अगर हम ए बी मान लें और रेडियस हमारी बोथ की रेडियस हमारी जो है स्मॉल आर आ जाती है, स्मॉल आर रेडियस आ जाती है और वो सेंटर सी जो हमारा यहाँ पर सेंटर है और थीटा एंगल क्रिएट करता है बोथ लाइन के बीच में। अगर ये एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है और ये सेक्टर हमारा, ये जो सेक्टर आया है ये आर्क ए बी है, तब हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है इसे लिख लेंगे फ्रेंड्स हम एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, वो होता है 1/2 r² थीटा। इसका यूज हम कई जगह पर करेंगे, कई क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में आपका आ सकता है कि इस एरिया को या इस सेक्टर की वैल्यू निकालिए या इस एरिया सेक्टर का एरिया फाइंड करिए। और अगर हमारा एक सेकंड हम देखते हैं, सेकंड जो हमारा होता है फार्मूला, वो थीटा अगर निकालना है हमें और एक आर्क दिया हुआ है, उसका आपका फार्मूला होता है कि थीटा हमें फाइंड करना है तो होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। अगर यहाँ पर आर्क ए बी है तो हम कह सकते हैं कि ए बी डिवाइडेड बाई रेडियस स्मॉल आर। तो यहाँ से अगर आर्क दिया है और रेडियस दिया हुआ है तो हम उसका थीटा फाइंड कर सकते हैं, उसका एंगल फाइंड कर सकते हैं और हमारा
एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हम 1/2 आर स्क्वायर थीटा, मतलब रेडियस और थीटा की अगर हम वैल्यू फाइंड कर लिए हैं तो हम यहाँ पर उसका सेक्टर फाइंड कर सकते हैं, टोटल एरिया फाइंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हमने रीजन ऑफ एरिया के क्वेश्चन, एरिया ऑफ रीजन्स के कंप्लीट कर चुके हैं। अब मैं थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है आपकी आर्गूमेंट्स के रिलेटेड, आर्गूमेंट्स के जो रिजल्ट हैं उन्हें थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्लास को हम आज यहीं तक रखेंगे, आज का सफर यहीं तक रहेगा। तो आइए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऑफ ऑन आर्गूमेंट्स। आर्गूमेंट्स के कुछ रिजल्ट हैं, अगर हम उन्हें ड्रा करेंगे आपका एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन से यहाँ पर से आप डायरेक्टली उसका जो आर्गूमेंट्स है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसे इसमें देखेंगे हम। अब देखिए, अगर आपका आप लेट कर रहे हैं कि जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 एंड Z2 ये 3 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, लेट कर रहे हैं Z, Z1, Z2 बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन आर्गूमेंट्स जो होते हैं हमारे आर्गूमेंट्स आपका थीटा1, थीटा2 टाइप्स आएगा, थीटा1, थीटा2 साइमल्टेनियसली, मतलब कि आपकी जो वैल्यू होगी, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है, Z2 है या फिर Z है, तो आप थीटा फाइंड करने के लिए थीटा1, थीटा2 इस टाइप के रेस्पेक्टिवली आपकी वैल्यू आ जाएंगी। आपकी जो वैल्यू आ जाएंगी थीटा1, थीटा2 टाइप्स में आ जाएंगी। अब देखिए, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा Z है, कॉम्प्लेक्स नंबर Z है और वो इमेजिनरी वाई एक्सिस में, इमेजिनरी पॉजिटिव वाई एक्सिस जो है हमारा ये वाई डैश, ये एक्स है, एक्स डैश है, इसे हम कहते हैं रियल एक्सिस। ये हमारी रियल एक्सिस है और ये हमारी इमेजिनरी एक्सिस है, और इसी तरह से ये निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है, वाई डैश निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस है, और ये हमारी इमेजिनरी रियल एक्सिस है, इमेजिनरी निगेटिव रियल एक्सिस। और ये आपका पॉइंट्स ओरिजिन है। फ्रेंड्स, अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर Z है वो लाई करता है रियल एक्सिस पे, रियल एक्सिस पे लाई करने का मतलब है जो आपका OX एक्सिस है, OX लाइन है, इसी में लाई करता है, या फिर मान लीजिए इस लाइन पे यहाँ पर Z आपका लाई करता है, तो हम उसका आर्गूमेंट जो होगा वो होगा 0। आर्गूमेंट्स 0 होगा। प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स ऑफ Z 0 होगा जब हमारा एक्स एक्सिस में ही लाई करेगा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर यही कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा Z आपका लाई करता है π/2 पे, π/2 आपका एंगल ये है, और अगर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा Z लाई करता है तो उसका आर्गूमेंट्स होगा π/2। π/2 अगर यहाँ पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा P, आर्गूमेंट्स 2i, मतलब y एक्सिस में अगर प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स है हमारा 2i, प्रिंसिपल आर्गूमेंट्स 2i के जब हम निकालेंगे तो उसका एंगल आएगा 2i। देख रहे हैं आप कि y एक्सिस में या फिर पॉजिटिव इमेजिनरी एक्सिस में आएगा, और इसका जो एंगल होगा वो π/2 आएगा। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर से π/2 पुट कर देंगे, π/2 पुट कर देंगे। इसी तरह सिमिलरली हमारा जो थर्ड आता है, थर्ड आएगा प्रिंसिपल आर्गूमेंट। अगर हमें फाइंड करना है -3 का या -6 का, कोई पॉइंट हमारा दिया है -6 दिया है, तो वो पॉइंट इस एक्सिस में लाई करेगा और उसका
जो इमेजिनरी पार्ट है -6 है, तो जो निगेटिव रियल एक्सिस है वहीं पर लाई करेगा। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, अगर हम -6 है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ -6, ये हो जाएगी पाई। सिमिलरली पाई हो जाएगी। आई होप फ्रेंड्स ये बेसिक चीज़ें आप लर्न कर रखेंगे, तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे पोलर फॉर्म किसी भी नंबर्स का लिखने के लिए। और इसी तरह से अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा कुछ दिया है वो यहाँ पर लाई करता है। फोर्थ लाइन जो हमारी है, निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस की अगर कोई प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स कहता है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करिए। एक एग्जांपल है कि माइनस आयोटा का। फोर्थ है माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा, सबसे पहले आयोटा जो होती है वो वाई एक्सिस में होती है। अब ये निगेटिव आयोटा है, तो निगेटिव जो होगी हमारी निगेटिव इमेजिनरी एक्सिस में लाई करेगी। तो यहाँ पर अगर माइनस आयोटा है तो इसका हम जब लिखेंगे प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ माइनस आयोटा, तो वो हमारी आ जाएगी -π/2। हम यहाँ से डायरेक्टली अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस आयोटा टाइप है तो उसका प्रिंसिपल जो आर्गुमेंट्स होगा उसे -π/2 लिख सकते हैं, π/2 लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इस एक्सिस में, रियल एक्सिस में लाई करता है, या फिर कह दिया जाए कि प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करिए, कोई पॉइंट यहाँ दीजिए 2, 3, 4 टाइप का कुछ भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स अगर हम फाइंड करें, जैसे यहाँ पर हमने फाइंड किया जेड था, जेड को अगर हम कुछ 2 टाइप्स का ले लें, 3 टाइप का, तो वहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं होगी, मतलब वो आपका अनडिफाइंड होगा। जब इस तरह से कोई भी नंबर का प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स निकालने के लिए कह दिया जाए, आर्गुमेंट्स हम 2 का फाइंड करेंगे, अनडिफाइंड नहीं होगा, वो आपका 0 होगा। अगर हम प्रिंसिपल आर्गुमेंट फाइंड करें, 0 का प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स फाइंड करेंगे 0 का, तो वो आपका अनडिफाइंड होगा। क्योंकि हम अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट 0 का फाइंड कर रहे हैं तो आप ओरिजिन पे आ जाते हैं, और ओरिजिन पे कौन सा एंगल क्रिएट होगा, हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि ओरिजिन पे कौन सा एंगल क्रिएट होगा। वो आपका कोऑर्डिनेट यहाँ के होते हैं 0, 0, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ 0 जब हम फाइंड करेंगे तो उसे अनडिफाइंड सीधा लिख देंगे। अगर कोई भी प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स पूछ रहा है 0 का, उसे हम अनडिफाइंड लिख देंगे। ऐसे प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर हम लिखना है, प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स हमें जेड का निकालना है, क्योंकि हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से साथ में प्रिंसिपल आर्गुमेंट लेते हैं, तो जेड हमारा एक्स एक्सिस में लाई करेगा या रियल एक्सिस में लाई करेगा। अब रियल एक्सिस में लाई करेगा तो वो इस एंगल का कौन सा एंगल बनाएगा, मतलब सिंपल है कि वो 0 एंगल क्रिएट करेगा। अब देखिए एक एग्जांपल अगर हम ले लें, हमें निकालना है पोलर फॉर्म में हमें प्रेजेंट करना है, पोलर फॉर्म में -3 को। सिमिलरली -3 को हमें पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। अगर इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है कि मॉड जेड एक हो जाए, और अगर आप थीटा फाइंड कर लें तो उस नंबर्स को या उस दी हुई कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से अगर हम उस तरह से करते तो हमें सॉल्व करना पड़ता। अब सॉल्व करने के लिए हमारा लंबा हो जाता प्रोसीजर, तो यहाँ पर -3 है। अब देखते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ -3, क्या कोई नंबर अगर -3 है, यहाँ पर देख लीजिए -6 है, तो ये आपका थर्ड वाली जो आपकी लाइन है निगेटिव रियल एक्सिस पे लाई करेगी, और यहाँ जो थीटा होता है प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ -3 होगा हमारा पाई होगा। तो यहाँ पर से प्रिंसिपल आर्गुमेंट्स ऑफ -6 होगा पाई, सीधा निकाल लिए। और जो मॉड जेड होगा, मॉड जेड में हम -3 का अगर मॉड निकालेंगे वो हमारा 3 आ जाएगा। पोलर फॉर्म आपकी होती है, पोलर फॉर्म अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है वो होता है उसका पोलर फॉर्म मॉड जेड cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होती। अब मॉड जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर सीधा
कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। थीटा की वैल्यू हम पाई फाइंड किए हैं, पाई प्लस आई साइन पाई। ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का पोलर फॉर्म हमने लिख लिया। क्या ये और भी आसान हो गया है? अगर फ्रेंड्स आसान हो गया है तो अब हम प्रिंसिपल कोई अगर आर्गुमेंट्स दिया है या फिर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हम इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में भी उसका मॉड्यूल वो निकाल सकते हैं, पोलर फॉर्म निकाल सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे डी मायोरम थ्योरम। इस सेक्शन को यहीं तक रखते हैं। हमने यहाँ पर कई ढेर सारी चीज़ें सीखी है, जो कि एरिया ऑफ सेक्शन, एरिया ऑफ रीजन हमने यहाँ पर सीखा है। अगर आप इस तरह के वीडियोज को पसंद करते हैं तो आप हमारे चैनल रिसाइकल रैंकर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और विश्वास दिलाता हूँ मैं दोस्तों कि आपको इस सेशन में या इस चैनल पर हम IIT JEE से रिलेटेड जो आपके छोटे से छोटे भी डाउट्स होंगे या फिर आपकी JEE प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे आपके साथ में। और आपके लेवल के जो IIT JEE का लेवल होता है उससे रिलेटेड हम सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर रहे होंगे। फ्रेंड्स आप जुड़े रहिए हमारे चैनल रिसाइकल रैंकर से। और आप इस चैनल को, इस सब सेशन को अगर आपको पसंद आया है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आप ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में भी अपनी प्रिपरेशन को डेडिकेशन के साथ जारी रखें, क्योंकि ऐसे लोग सक्सेस को नहीं खोजते बल्कि सक्सेस ऐसे लोगों को स्वयं खोजती है। रिसाइकल रैंकर्स को देखने के लिए आपका धन्यवाद।